नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज की वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी को एक बार पुनः बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी ने आपकी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए 24 जून से एक नया बैच प्रारंभ किया है सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये क्लासेस जूम ऐप में लाइव क्लास के माध्यम से ली जाएंगी। ठीक है, ये प्रारंभिक चरण की बात है, लेकिन जैसे ही स्थितियों के सामान्य होने पर जिला प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का दिशा निर्देश यदि जारी होता है कि अब संस्थानों को खोला जा सकता है, तो उसके बाद ये कक्षाएं पूर्णतः ऑफलाइन संचालित की जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, परंपरागत वैद्यों के प्रोत्साहन के लिए राजधानी रायपुर के किस स्थान पर जल्द ही वैद्य अस्पताल संचालित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास पंडरी, अभनपुर, सरोरा या भनपुरी। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो जंगली औषधियों के मामले में बहुत संपन्न राज्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे पश्चिमी हिस्सा में एक जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति। ठीक है, इसको भी रिकॉल कर लीजिए आप। बैगा जनजाति जो है इसको मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बैगा लोग होते हैं ये जंगली जड़ी बूटियों के माध्यम से स्वास्थ्य उपचार करने में निपुण होते हैं। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रखकर हाल ही में एक वैद्य अस्पताल जो है इसकी घोषणा की गई है। कहां पर की गई है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं औषधीय पौधों की खेती किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण। यह हमारे वन मंत्री श्री अकबर जी का स्टेटमेंट है। ठीक, क्या लिखा है? औषधीय पौधों का कृषिकरण व छत्तीसगढ़ में संभावनाएं विषय पर वेबिनार। ठीक, अगला लाइन है कि राजधानी में शीघ्र खुलेगा वैद्य अस्पताल। ठीक, तो यहां से एक चीज निकल के आता है कि वैद्य अस्पताल जो है वो कहां खोला जाएगा? रायपुर में खोला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न में आप जाएंगे तो प्रश्न में आपको क्या पूछा है? स्पेसिफिक जगह का नाम पूछा है। रायपुर में कहां पर खोला जाएगा? तो जब आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो इसमें जब तीसरे लाइन में आएंगे आप, ठीक, इसके अंतर्गत क्या लिखा है कि इसके तहत परंपरागत वैद्यों के प्रोत्साहन के लिए राजधानी रायपुर के पंडरी में जल्द ही वैद्य अस्पताल संचालित करने की योजना है। तो यहां से आपका आंसर क्या निकलता है कि ये जो वैद्य अस्पताल है ये कहां खोला जाएगा? रायपुर के पंडरी में। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, कोविड-19 से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मृत व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? ठीक, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कोविड-19 का जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव जो है मानव स्वास्थ्य पर पड़ा है और इससे काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो यदि कोई व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ठीक है, और उसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, तो उस व्यक्ति के परिवारजनों को आर्थिक संबल यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दो योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। ठीक, तो इस योजना का नाम क्या है आपको प्रश्न में पूछ रहा है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस योजना का नाम क्या है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 17 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। लिखा क्या है? कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजनों के लिए आशा एवं स्माइल योजना। ठीक, इसमें आगे पढ़ेंगे आप तो क्या लिखा है? कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने, ठीक है, ये मुंगेली के कलेक्टर हैं, आज यहां बताया कि कोविड-19 से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मृत व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माइल योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, याद रखिएगा इसको। इसमें क्या प्रावधान है तो देखिए, इसके प्रावधान की अगर बात करें तो क्या है? दूसरे लाइन से
प्रावधान लिखा है, पीडीएफ में आप देख लेंगे। ठीक, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मृत व्यक्ति के परिजनों को व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसका 20% जो है वो पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 5 लाख का ऋण लेता है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो कोविड-19 के कारण हो गई है। ठीक है, कोविड-19 से जो घर का कमाने वाला व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति जो है ये कमाने वाला व्यक्ति है घर का, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब इसका परिवार वाला है ये व्यक्ति। ठीक, ये व्यक्ति यदि 5 लाख का ऋण जो है इस योजना के अंतर्गत लेता है, ठीक है, तो इस व्यक्ति को 20% जो है ये पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। यानी कि उसको लोन की राशि कितनी वापस लौटानी पड़ेगी? 4 लाख रुपए जो है वो लौटानी पड़ेगी, क्योंकि 20 लाख रुपए जो है वो पूंजीगत अनुदान के रूप में इस योजना के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, जनजातियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए, तो नाम क्या है इस योजना का? यहां पर देखा हमने आशा एवं स्माइल योजना, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। ठीक, आपको एक तरफ संसदीय सचिव का नाम दिया है और एक तरफ दिया है संबंधित मंत्री का नाम। ठीक, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल संसदीय सचिवों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है, ये संसदीय सचिवों का काम क्या होता है? जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना। तो आइए आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको क्या बोला है? प्रश्न में पूछा है आपको संसदीय सचिव और संबंधित मंत्री के नाम को सुमेलित करने के लिए। ठीक, तो पहला नाम क्या है? श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री विनोद लाल चंद्राकर। ठीक है, तीसरा नाम है श्री चंद्रदेव प्रसाद राय और चौथे हैं सुश्री शकुंतला साहू। ठीक, संबंधित मंत्री में देखेंगे तो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री मोहम्मद अकबर, श्री रविंद्र चौबे। तो आइए इसको वेबसाइट से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और इसमें आप देख पा रहे हैं ये संसदीय सचिव का नाम है और सामने जो है ये क्या है? माननीय मंत्री, जिनके साथ में इस संसदीय सचिव को संबद्ध किया गया है। ठीक, चलिए, तो यहां से नाम देखना शुरू करते हैं। पीडीएफ तो आपको मिलेगा खैर। ठीक, देखिए यहां पर पहले है श्री द्वारिकाधीश यादव, ये किनके साथ संबद्ध हैं? डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। ये हमारे ऑप्शन में थे क्या? बिल्कुल थे, श्री द्वारिकाधीश यादव, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम। तो यहां से पहले का क्या हो जाएगा? पहले में जुड़ जाएगा कौन? पहला। ठीक है, पहले का जो है पहले में जुड़ जाएगा। दूसरे की बात करें, ठीक, तो श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर, ये संबद्ध है श्री टी.एस. सिंहदेव जी के साथ। ठीक, आपको पता होगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। ठीक, तो विनोद सेवनलाल चंद्राकर जी जो है वो श्री टी.एस. सिंहदेव जी के साथ संबंध है, यानी कि दूसरे का मैच जो होगा वो दूसरा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है श्री चंद्रदेव प्रसाद राय, ये मोहम्मद अकबर जी के साथ संबद्ध हैं। ठीक, ऑप्शन में देखेंगे आप इसको, तो ऑप्शन में आपको श्री चंद्रदेव प्रसाद राय और तीसरे नंबर पर ही है कौन? श्री मोहम्मद अकबर, यानी कि तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है चौथे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। ठीक, तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही सुमेलित है। ठीक, इस पीडीएफ के अंतर्गत जितने भी संसदीय सचिव हैं, ठीक है, इन सब के नाम और उनसे संबंधित मंत्री के नाम दिए गए हैं। आप यहां से इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व राज्यपालों को कार्यकाल के अनुसार सही क्रम पर जमाइए। ठीक है, सही क्रम क्या है ये आपको पूछ रहा है। आपके पास कौन कौन है ऑप्शन में? लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ जी, श्री शेखर दत्त, श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन, श्री बलराम जी दास टंडन। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको भी। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपालों की सूची है। ठीक, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है। ठीक,
इसको नीचे से आप पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रम जो है इसमें यहां से प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो वेबसाइट है उसमें लगभग अधिकतर जो है वो नीचे से ही प्रारंभ होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो पहला आप देख पा रहे हैं श्री दिनेश नंदन सहाय, ऑप्शन में है क्या हमारे? नहीं है, ठीक। यानी कि प्रश्न जो है वो यहां से प्रारंभ हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ जी से, ठीक। तो लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ, ठीक, ये पहले क्रम पर आ जाएंगे प्रश्न के अनुसार। अगले कौन है? ESL नरसिम्हन, यानी कि ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, ठीक, ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। इसके बाद कौन है? श्री शेखर दत्त, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आएंगे, श्री शेखर दत्त जी। और बलराम जी दास टंडन जी जो है ये ऑटोमेटिकली चौथे नंबर पे आ गए, ठीक। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1 3 2 4, ठीक। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4, ठीक। तो इस सेक्शन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप वहां से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस सेक्शन से प्रश्न जो है काफी बार पूछ चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक राज्यपाल जो 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराने देने की आतंकवादियों की धमकी के बावजूद श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रध्वज फहराने में शामिल थे, ठीक है। आपको पता होगा कि कश्मीर जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित राज्य रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उस समय जब 1992 का टाइम था, उस समय ये जो आतंकवाद था वो अपने चरम पर था, ठीक है। बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं वहां पर देखने को मिलती थी, ठीक। तो जब वहां पर 26 जनवरी 1992 को जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा धमकी दिया गया कि यहां कश्मीर में किसी भी स्थान पर झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, उस स्थिति में छत्तीसगढ़ के जो एक राज्यपाल, ठीक है, जो बाद में अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने, उन्होंने वहां जाकर झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, ठीक। तो वो कौन थे आपको पूछ रहे। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको पहले भी पूछ चुका है, ठीक। कहां पर? आप CGPSC 2017 का पेपर देखेंगे तो वहां पर एक मंत्रिमंडल की मंत्री का नाम दिया था और पूछा था कि इनमें से कौन सा मंत्री जो है वो एक सब्जेक्ट की शिक्षिका रह चुकी हैं, ठीक है, प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को आगामी परीक्षाओं में मिल सकते हैं, तो इस तरीके से भी हमको इसको तैयार कर लेना है, ठीक। चलिए, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ जी, श्री शेखर दत्त, श्रीमती आनंदीबाई मफत भाई पटेल, श्री बलराम जी दास टंडन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि कौन थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व राज्यपाल। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, माननीय श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल, ठीक है। ये वो राज्यपाल है जो कि पहले 1992 में जब 26 जनवरी को आतंकवादियों ने धमकी दिया था, उस समय भी उस धमकी से डरे बिना श्रीनगर में जाकर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था, ठीक। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये विधानसभा की वेबसाइट से लिया गया है, ठीक। लिखा क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे हैं 1992 में 1992 में भाजपा द्वारा आयोजित कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एकता यात्रा में शामिल होने वाली गुजरात की एकमात्र महिला थी। कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराने देने की आतंकवादियों की धमकी के बावजूद 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रध्वज फहराने में शामिल रही, ठीक। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर क्वेश्चन में आप देखेंगे आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है आपके पास जनवरी 2006 में, जनवरी 2007 में, जनवरी 2008 में या जनवरी 2009 में। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको भी। तो यहां पर देख पा रहे हैं आप, लिखा क्या है, ठीक। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से आप पढ़ेंगे इस PDF में तो आपको अंतिम लाइन में, ठीक है, जब आप अंतिम लाइन में पहुंचेंगे तो क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जनवरी 2007 में किया गया, ठीक। तो यहां से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये कब गठित किया गया? जनवरी 2007 में, ठीक। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप इस PPT से पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए, आंसर क्या होगा यहां से? ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री सियाराम साहू, श्री थानेश्वर साहू, श्री मोहसिन कुरैशी या श्री कार्तिक साहू। ठीक, अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष के पद के लिए 2 उम्मीदवार हो गए थे। ठीक है, और दोनों ही एलिजिबल थे उस पोस्ट के लिए। ठीक, कौन कौन? एक थे श्री सियाराम साहू जी और एक थे थानेश्वर साहू जी। इन दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था और ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। ठीक, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में कौन है इस आयोग के अध्यक्ष। ठीक, तो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग करके एक पॉइंट मिलेगा आपको। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा क्या आखिरी लाइन में कि डॉक्टर सियाराम साहू जी जो है वो पदस्थ है किसमें? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर। क्लियर? तो यहां से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर श्री सियाराम साहू जी। ठीक, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहली बार विधायक कब निर्वाचित हुए? ऑप्शन है आपके पास वर्ष 1993, 1998, 2003 या 1999। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको भी ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से। यहां पर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का परिचय। ठीक, 17 दिसंबर 2018 को ये जो पेज है इसको डाला गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के तीसरे नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को राजधानी रायपुर में हुआ। उनके पिता दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक हैं। ठीक, तो यहां से एक चीज आप याद रखिए, तीसरे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी। ठीक, चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? क्वेश्चन का आंसर है आपके ठीक अगले लाइन में। श्री भूपेश बघेल तत्कालीन अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए पहली बार 1993 में विधायक निर्वाचित हुए। ठीक, उसके बाद वर्ष 1998, 2003 और 2013 में भी विधायक के रूप में क्रमशः मध्य प्रदेश और राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पाटन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, इसके बाद 5वीं बार, ठीक है, भूपेश बघेल जी का ये 5वां कार्यकाल है। ठीक, विधायक के तौर पर इस वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के आम चुनाव में पाटन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। ठीक, तो यहां से बहुत सारे फैक्ट आपको मिलते हैं। पहला चीज कि ये तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक, दूसरा फैक्ट आपको मिलता है कि इन्होंने पहली बार विधायक कब बने? 1993 में बने। ठीक, इसके बाद आपको पता होगा, इस यहां पर देखें, इनका ये 5वां कार्यकाल है, यानी कि 5वीं बार ये विधायक बने हैं। ठीक, इनका विधानसभा क्षेत्र क्या है? तो याद रखिएगा पाटन, जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट जो है ये आपको यहां से मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके पूर्व में किस विषय की व्याख्याता रह चुकी हैं? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिकी या गणित। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके जी। क्या लिखा है? राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके का जन्म 10 अप्रैल 1957 को ग्राम रोहना कला, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए यहां पर, वे इसके पूर्व राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रही है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग है इसकी उपाध्यक्ष रह चुकी हैं हमारी वर्तमान राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी। ठीक, इसके बाद आगे पढ़ेंगे आप कि सन 1985 से 1990 तक विधानसभा क्षेत्र दमुआ से विधायक रही हैं तथा मध्य प्रदेश शासन में वर्ष 1988 से 1989 तक महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, मध्य प्रदेश शासन में जो सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं हमारी वर्तमान राज्यपाल, वो महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रही हैं। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे आयोगों की ये
सदस्य भी रह चुकी हैं। ठीक, ये राज्यसभा सदस्य रही हैं कब से कब तक? 4 अप्रैल 2006 से 4 अप्रैल 2012 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं। ठीक, और ये भी याद रखिएगा कि इन्हें 6 दिसंबर 1990 को भीमराव अंबेडकर फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा ये कौन से विषय की व्याख्याता है, इसका उत्तर कहां तक मिलेगा, कहां पर मिलेगा आपको? पहले लाइन में, यहां पर दूसरे पैराग्राफ के पहले लाइन में क्या लिखा है? सुश्री उइके अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शासकीय महाविद्यालय में सन 1982 से 1985 तक अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र की व्याख्याता रही हैं। ठीक, तो यहां से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारी जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो अर्थशास्त्र की व्याख्याता रह चुकी हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत शामिल कंक ऋषि आश्रम कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास धमतरी, राजिम, कांकेर या सिरपुर। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंक ऋषि आश्रम जो कि अभी किसमें शामिल किया गया है? राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया है, यह कहां पर स्थित है? ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है राष्ट्रीय समसामयिकी वाला सेक्शन। चलिए, राष्ट्रीय समसामयिकी में पहला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान विश्व में हथियारों का सर्वाधिक आयात करने वाला देश कौन सा है? ठीक, देखिए ये जो सिपरी रिपोर्ट 2021 है, ठीक है, इसके द्वारा हाल ही में ये जारी किया गया है और इसके द्वारा ऐसे देशों की रैंकिंग बताई गई है जो हथियार हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन से देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। ठीक है, इन सब के ऊपर ये रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान विश्व में हथियारों का सर्वाधिक आयात करने वाला देश कौन सा है? देखिए ये जो सिपरी है, SIPRI, इसका पूरा नाम होता है स्टॉकहोम, इसको याद रखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो विश्व है वहां पर सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कौन सा देश कर रही है, सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा देश कर रही है, इसके अलावा सबसे ज्यादा परमाणु हथियार कौन कौन से देश के पास है। ये सारा चीज जो है इस सिपरी रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक, चलिए तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, द मेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स ऑफ मेजर आर्म्स 2016 से 20। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े हथियार हैं उसके सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, आयातक और निर्यातक के संबंध में यह टेबल दिया गया है, यहां पर दिया गया है। ठीक है, इस पर इंपोर्टर वाला टेबल है, इस पर एक्सपोर्टर वाला है। ठीक, तो निर्यातक देश कौन कौन से, सबसे ज्यादा देता कौन है, बेचता कौन है? तो USA है, रशिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है। ठीक, ये 5 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर आयातकों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत, उसके बाद इजिप्ट, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना। यानी कि चाइना जो है वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा आयातक देश भी है और 5वें नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। ठीक, तो यहां से याद रखेंगे, आपको प्रश्न में किसके संबंध में पूछा है? आयात करने वाला देश पूछा है, आयात करने वाला। तो आयात कौन करता है सबसे ज्यादा? सऊदी अरब कर रहा है इस सिपरी रिपोर्ट के अनुसार। भारत का रैंक पूछेगा तो भारत का रैंक क्या है? दूसरा है, दूसरे नंबर पर है भारत हथियारों का आयात करने में। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान विश्व में परमाणु हथियार संपन्न देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8 या 9। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इसको भी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो मैप है, ठीक है, इसमें ये जो कंट्रीज हैं, ये जो एकदम डार्क रेड में दिख रही हैं,
ठीक है। इसके अलावा ये जो कंट्रीज हैं, ये जो रेड में दिख रही है ना, ये सब क्या है, परमाणु संपन्न देश है, परमाणु संपन्न देश है। ठीक है, ये दोनों तो खैर एक ही है, अमेरिका। ठीक है, ये अलास्का वाला प्रांत है, आपको पता होगा रशिया के अंतर्गत आता था पहले, अब वो अमेरिका के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए तो इसमें देखेंगे आप, सबसे पहला अमेरिका है, फिर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है फ्रांस, चौथा है इजराइल, इसके बाद पांचवा है पाकिस्तान, छठा है भारत, सातवें पर है चीन, आठवें पर है नॉर्थ कोरिया और नौवां है रूस। तो इस प्रकार से कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। ठीक है, या यूं बोल सकते हो कि परमाणु हथियार अभी प्रेजेंट में किसके पास है, तो इन 9 देशों के पास है। ठीक, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि एट द स्टार्ट ऑफ 2021 9 स्टेट्स यानी कि 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है, परमाणु हथियार है। ठीक, वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज, ये सिप्री रिपोर्ट है, याद रखिएगा, SIPRI रिपोर्ट यही है। ठीक, अभी हाल ही में जारी किया गया है और इसके अनुसार 9 देशों के पास परमाणु हथियार उपस्थित हैं। ठीक, चलिए तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु हथियार संपन्न देशों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रतले पनबिजली परियोजना जिसकी क्षमता कितनी है, 850 मेगावाट, कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या लक्षद्वीप। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि यह कहां स्थित है भाई। ठीक, देखिए यहां पर क्या लिखा है, विद्युत मंत्रालय के तहत, है ना, 7 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है, लिखा है विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की प्रमुख पनबिजली कंपनी NHPC लिमिटेड ने 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी, ठीक है, का गठन किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी को 1 जून 2021 को NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है, 51 और 49% की इक्विटी हिस्सेदारी के साथ शामिल किया गया है। ठीक, रतले पनबिजली परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित एक रन ऑफ रिवर योजना है। ठीक, तो यहां से 2 चीजें आपको पता चली, एक रतले पनबिजली पावर जो है वो कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर में, कौन सी नदी पर है, चिनाब नदी पर है, क्षमता कितनी है, 850 मेगावाट है। ठीक है, 850 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। नाम क्या है, रतले पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक, चलिए तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में स्थित है रतले पनबिजली परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन है जनवरी 2016 में, जनवरी 2017 में, जनवरी 2018 में या जनवरी 2019 में। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो PDF है इसमें आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है यही आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या लिखा है, जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ठीक, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आकांक्षी जिले क्या होते हैं, देखिए 2018 जनवरी में, ठीक है, जनवरी 2018 में राज्यों के जो जिले हैं, ठीक है, सभी राज्यों के सभी जिलों की एक रैंकिंग निकाली गई। ठीक, किसके आधार पर, पोषण हो गया, अधोसंरचना हो गया, है ना, इसके अलावा शिक्षा हो गया, पानी एवं अन्य जो बुनियादी चीजें हैं उनकी उपलब्धता है कि नहीं, इन सारी चीजों पर आधार बनाकर एक रैंकिंग निकाली गई सारे के सारे जिलों की, पूरे देश के जिलों की। और उन जिलों में से कुल 115 ऐसे जिलों का चयन किया गया जो कि इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा पिछड़े थे, सबसे ज्यादा पिछड़े थे, यानी कि वहां पर सुधार की संभावना भी बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए इन 115 जिलों को कहा गया क्या, आकांक्षी जिला। और इन्हीं के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसे कहा गया क्या, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। यह कब प्रारंभ किया गया, जनवरी 2018 में। ठीक है, जनवरी 2018 में ही इसको प्रारंभ किया गया। ठीक, चलिए आंसर क्या है इसका, कब प्रारंभ हुआ, जनवरी 2018 में। चलिए अगला प्रश्न है,
भौगोलिक संकेत, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जीआई प्रमाणित जलगांव किला किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए 16 जून 2021 की प्रविष्टि तिथि है। क्या लिखा है? जीआई प्रमाणित जलगांव किला दुबई को निर्यात किया गया। ठीक, कहां का है? तो इसको आप देख सकते हैं यहां पर महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तंदुलवाड़ी गांव के प्रगतिशील किसानों ने इसका उत्पादन किया है। 22 मीट्रिक टन जलगांव किला जो है ये उत्पादित किया गया है महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा। ठीक, तो चलिए आप हमको बताइए कि छत्तीसगढ़ का क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसी प्रोडक्ट को हमारे यहाँ के मिला हुआ है क्या? इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हमारे समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।